हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा थर्ड चैप्टर करते हैं। थर्ड चैप्टर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंडिपेंडेंस से ही इंडिया जो है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करता है। दैट इज़ दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन करके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी। बट इन रियलिटी पब्लिक सेक्टर जो है वो ही ज़्यादा कंट्रोल और रेगुलेशन करती थी हमारी इकोनॉमी पे, और प्राइवेट सेक्टर को जनरली इग्नोर किया जाता था। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर करती थी और प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करती थी। अब क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है लास्ट 4 डिकेड से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगी, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड लॉज लगाने लगी, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा था। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्यों हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े, क्यों हमें कुछ चेंजेस करना पड़ा हमारी इकोनॉमी में। तो क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी 1991 की, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर 40 ईयर्स के पीरियड में 1951 से लेकर 1990 में पब्लिक सेक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हाउएवर कुछ फ्यू पब्लिक एंटरप्राइजेज जो थी वो ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉसेज हो रहे थे, ह्यूज लॉसेज इनकर्ड बाय द गुड नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। मतलब जो बहुत अच्छी अच्छी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थी उनको भी बहुत ज़्यादा लॉसेज फेस करना पड़ रहा था। एज अ रिज़ल्ट गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी था कि कुछ चेंजेस लाया जाए। फिर हमारा जो BOP था, बैलेंस ऑफ पेमेंट था, वो भी डेफिसिट शो कर रहा था। दैट इज़ हमारा इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा था हमारे एक्सपोर्ट से। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा टैरिफ, हमने बहुत ज़्यादा क्वार्टर्स फिक्स कर दिया, उसके बाद भी इम्पोर्ट जो है वो बढ़ ही रहा था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा एक्सपोर्ट जो है बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, एज वेल एज प्राइजेस जो है वो बहुत ज़्यादा थी। फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, हमारे यहाँ पे प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा था और एसेंशियल गुड्स का शॉर्टेज था, इस वजह से प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर हमारे यहाँ के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। 1991 में फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आने लगी हमारे यहाँ पर। ठीक है, क्यों? इवन इतना क्राइसिस हो गया था कि अगर और हमने 2 वीक तक इंपोर्ट किया, मतलब और 14 डेज तक भी इंपोर्ट किया, तो अब उसको फाइनेंस करने जितना भी पैसा नहीं था। ठीक है, एंड टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पे टू इंटरनेशनल लैंडर्स, और हमें इंटरेस्ट भी पे करना था इंटरनेशनल लैंडर्स को। तो ये सारा जो है एक प्रॉब्लमेटिक टास्क हो गया था कि हमारे पास अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। हमारे ऊपर डेब्ट का मतलब जो पुराना हमारा कर्जा वगैरह था, जो गवर्नमेंट का कर्जा था, उसका भी बहुत बड़ा लोड था। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट रिवेन्यू, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बैंक्स, पब्लिक वगैरह इनसे बोरो करना पड़ रहा था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करना पड़ रहा था। फिर गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट था वो इतना इफ़िशिएंट नहीं चल रहा था, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ रहे थे। गवर्नमेंट जो है सफिशिएंट रिवेन्यू इंटरनल सोर्सेज से जनरेट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, फिर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट रिवेन्यू। एज ए रिज़ल्ट गवर्नमेंट को बहुत सारी कंट्रीज़, वर्ल्ड बैंक और इन सब से लोन लेना पड़ रहा था। क्राइसिस ऑफ 1991, इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अब क्या हुआ, क्योंकि हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल बैंक को अप्रोच किया, दैट इज़ IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को अप्रोच किया, जिसको वर्ल्ड बैंक भी पॉपुलरली नाम से जाना जाता है, और IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को अप्रोच किया कि उन लोगों को लोन, गवर्नमेंट मतलब इंडिया की गवर्नमेंट को लोन चाहिए, और उनको लोन मिला कितना, $7 बिलियन का उन्हें लोन मिला। पर इस लोन को अवेल करने के लिए, इस लोन को लेने के लिए उन्होंने कुछ कंडीशन रखी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, एजेंसीज़ ने कुछ कंडीशन रखी, दैट इज़ कि आपने जो प्राइवेट सेक्टर पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं आप उसको हटा दो, आप जो गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है, जो पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा है, उसको कम कर दो, और जो भी आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा दे रखे हैं, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, इम्पोर्ट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, आप वो सब हटा दो, और आप एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी से स्टार्टिंग करो, जिसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होगा। फाइनली इंडिया एग्री कर गई, क्योंकि इंडिया के फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा था और इंडिया को कहीं ना कहीं पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने इस बात को माना कि ठीक है, हम नया इकोनॉमिक रिफॉर्म करेंगे।
नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो अनाउंस की गई जुलाई 1991 में, जिसमें वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, जिसका मेन एम यही था कि उसमें कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके और इकोनॉमी से जो सारे बैरियर्स थे ग्रोथ के लिए वो ख़त्म कर दिए जाएं। उस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में टू काइंड्स ऑफ मेजर्स थे। पहला था स्टेबलाइजेशन मेजर, दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर जो था वो एक शॉर्ट टर्म मेजर था, ठीक है, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो वीकनेस थी एज वेल एज जो सफिशिएंट हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं क्रिएट हो पा रहा है उसके लिए था, एज वेल एज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए क्या कि हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, एज वेल एज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, और जो भी रिजिडिटीज़ है या जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाने के लिए। अब उस मेन इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 टाइप के हेड्स जो थे वो 3 टाइप के हेड्स थे, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में LPG के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम देखते हैं लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है। तो दैट इज़ रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हटा देना। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या कि जो ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को दे देना। और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, हमारी नेशन की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन होता क्या है। तो लिबरलाइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या होता है।